आजीविका के लिए अफ्रीका के मोजाम्बिक गए पानीपत संभालका के विनोद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। रिहाई की एवज में आतंकवादियों ने मोटी रकम की मांग की है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। ऐसे भी मेरे हस्बैंड को हमारे पास लेकर आना है, क्योंकि देखो वो ऐसा रहा है जी हमारा, और कुछ है नहीं, सब कुछ है नहीं कि हम कुछ कर लें। तस्वीरों में नजर आ रहा ये रोता बिलखता परिवार गुहार लगा रहा है अपने पति की वापसी की, अपने पिता के घर लौट आने की। कई लोगों का सपना होता है कि वो विदेश जाकर नौकरी करें, लेकिन क्या हो जब वो अपनी धरती पर वापस ही ना लौट पाए। ऐसे ही खाने कमाने विदेश गए पानीपत के समालखा निवासी विनोद बेनीवाल को मोजाम्बिक में आतंकियों ने अगवा कर लिया और विनोद की रिहाई के एवज में अफ्रीकी आतंकी संगठन अल शबाब ने मोटी रकम मांगी। वहीं विनोद की वापसी न होने पर परिजन बेहद परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। क्या है पूरा मामला, खुद ही सुनिए परिजनों की जुबानी। सुना उसका फोन आया था उसके पास कि मैं किडनैप कर रखा हूँ, अरे ये पैसे के बिना छोड़ा नहीं। तो फिर ये आर्मी नहीं वो करने दे रही, आर्मी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हमारे साथ, वहाँ की सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही कि भाई ये पैसे दे कर बात हो जाए, हमारे मामला सुलझ जाए, हमारा बंदा मारे जा रहा है। मेरी तो यही अपील है प्रधानमंत्री जी से कि वो उस सरकार से प्रेशर गिरे और उनको कहे कि आर्मी थोड़ा टाइम दे, उनकी बात करें, और वो जैसे भी हो, चाहे पैसा में हो चाहे वैसे भी कैसे भी मेरे हस्बैंड को हमारे पास लेकर आए। बता दें कि विनोद 2015 में वर्क वीजा पर मोजाम्बिक गया था। वहीं इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुछ आतंकवादियों ने 24 मार्च 2021 को पाल्मा शहर पर हमला कर दिया और उसी दिन परिजनों की विनोद से आखिरी बातचीत हुई और उसके बाद संपर्क टूट गया। विनोद की पत्नी, बच्चे अपने पिता के जल्द वापस आने की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ खबरें अभी तक भी मुहिम चला रहा है कि हरियाणा के बेटे को सकुशल सरकार वापस लेकर आए। विनोद के वापसी न लौटने से परिवार परेशान है। परेशान परिवार ने देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से विनोद की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। इस वक्त संभालका के एक ऐसे परिवार के साथ मैं मौजूद हूं जिनके परिवार का एक सदस्य कुछ कमाने के लिए अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में गया था, लेकिन आतंकवादी अटैक होता है, वहां पर उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला वही था और 3 महीने से विनोद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार की स्थिति क्या है कि हर अधिकारी से मिल चुके हैं, प्रशासन से मिल चुके हैं, नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन विनोद का कोई अता पता नहीं। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है। किस तरह की स्थिति है परिवार, क्योंकि आपकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्या कहना चाहिए, कैसी स्थिति है? क्या इसमें क्या सबको पता है कि हमारे भारत देश में पति कमाया करें और खाया करें, ये कोई 3 महीने से नहीं है। कौन हमारा खर्चा करे, कौन हमारे बच्चों को पढ़ाए, कि कौन हमारा खर्चा करे। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी 3 महीने हो गए, मैं उठ नहीं पाती, मैं कुछ कर नहीं पाती। तो गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि हमारे लिए क्या अहमियत है उसकी, एक मेरे पति की क्या अहमियत हमारे लिए, एक वो समाज, हमारे समाज में आदमियों की कितनी कीमत है, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। मेरी यही उम्मीद है उससे, मेरी यही प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से कि वो कुछ भी करे, लेकिन मेरे पति को, मेरे बच्चों के पापा को लेकर आए। बुरा हाल है, क्योंकि इनके बारे में भी पूछते थे। पूरा परिवार सदमे में है, 2 बच्चे हैं। आपसे बात हुई थी तो उसके बाद से, लापता होने के बाद से, जब से आपको पता लगा कि आपके भाई को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, क्या गुजर रही है परिवार पर, क्या कहना चाहोगे सरकार? जी हमारे बहुत ही मेरी आवाज़ ना लेकर रखी भी, मैं तो बस इतना हाथ जोड़ कर मेरे भाई वापिस आ जाए, प्रधानमंत्री चाहे तो मेरे भाई को वापिस ले आएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार की स्थिति। विनोद की बहन रो रो कर बुरा हाल है और देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि विनोद को वापस लाया जाए, क्योंकि 3 महीने से कोई संपर्क नहीं है। परिवार की स्थिति दिखाना चाहेंगे, बच्चों पर क्या गुजरती होगी जब 3 महीने से उनके पिता से बातचीत नहीं होती। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्योंकि विनोद एक आम आदमी था, इसलिए शायद प्रशासन, सरकार कुछ नहीं कर रही है।
परिवार से बातचीत करेंगे। बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या बात? पापा की याद आ रही। क्या खबर मिली थी उनके बारे में आपको? पहले तो कुछ दिन बात ही नहीं हो पाई, हमने बहुत कोशिश की थी, फिर अचानक से फोन आया तो कहते हैं कि आप किन लोगों से इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मदद के लिए गए और किसी ने क्या कोई मदद की? आप इंडिया में हम अपने प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ, प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, जयशंकर जी जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस में भी जा चुके हैं। वहाँ पे मिले नहीं है, वो उनके पीए ने कहा है कि वो कोविड की वजह से किसी से मिल नहीं सकते अभी। तो अपने यहाँ पे जो हमारे लोकल एमएलए हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अनिल विज जी हैं, सबको हम अपनी तरफ से मेल कर चुके हैं। सबको गुहार लगा चुके हैं, हमारा भाई फंसा हुआ है, उसको बचाइए आप, टेररिस्टों के कब्जे में है। 3 महीने हो चुके हैं, होने वाले हैं अभी 3 महीने, पर अभी तक हमारे भाई की कोई खबर नहीं है जी। हमारे पास कोई हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास रोए जाके। हम किस पे उम्मीद है आपको? हमें अपनी भारत सरकार पे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार चाहेगी तो समाधान निकलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी से, कि वो आगे बढ़ के हमारी हेल्प करें, हमारे भाई को वहाँ से छुड़ाएं, किसी भी कीमत पे जो भी हो सकता है उनके लिए वो करें। हमारे भाई को वहाँ से टेररिस्टों के चंगुल से बचाया जाए और हमारी हेल्प की जाए। तो परिवार की स्थिति आप देख चुके हैं, 3 महीने से संपर्क नहीं, बच्चों से लेकर भाई का, बहन का, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ भारत सरकार से उम्मीद है, क्योंकि भारत सरकार ही विनोद को वापस ला सकती है। 3 महीने से लापता है, रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए अफ्रीकी देश गया था, लेकिन वहाँ पर विनोद को भी ये पता नहीं था और विनोद के परिवार को भी सपनों में भी ये ख्याल नहीं था कि विनोद के साथ ऐसा होगा, परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। खबरें अभी तक लगातार सरकार से सवाल कर रही है, आखिर विनोद को कब भारत लाया जाएगा, क्योंकि इस परिवार का दर्द काफ़ी बड़ा है और खबरें अभी तक लगातार इस परिवार का दर्द दिखाएगा जब तक विनोद सुरक्षित हिंदुस्तान पानीपत संभाल कर वापस नहीं लौटता, तब तक खबरें अभी तक भी ये मुहिम जारी रहेगी। सोनीपत में जनता सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे जनता अस्पताल पर ठगी करने का आरोप लगे हैं। वहीं 100 लोगों पर 21-21 हज़ार रुपये लेने का मामला सामने आया है। जनता रिलीफ सोसाइटी के जनता अस्पताल को लेकर विवाद अब पुलिस के पास पहुंच गया। सोसाइटी के पदाधिकारियों पर लोगों के साथ ठगी करने का आरोप लगा है। पदाधिकारियों ने जनता अस्पताल के सदस्य बनाने के नाम पर करीब 100 लोगों को 21 लाख रुपए का चूना लगाया और पैसे लेने के बाद भी उन्हें सदस्य नहीं बनाया। इस मामले में सोसाइटी के पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसपी के पास शिकायत दी गई। सोवित गर्ग के नाम से हमारे से 21,000 रुपये लिए थे जनता हॉस्पिटल वाले प्रधान ने, अजय गर्ग ने। उसने ये कहा था कि जी आप लाइव मेंबर बन गए हो, आप वोटिंग के अधिकार भी हो और आप खड़े भी हो सकते हो। और इससे हमारा क्या है कि हमारा जनता हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, हमारा कब्जे में चल रहा है, वो कर्जा भी उतर जाएगा और हॉस्पिटल में आपका मेंबरशिप बन जाएगी और आप मेंबर होते हुए आप इसकी सेवा भी चलती रहेगी जनता हॉस्पिटल की, लोगों का उद्धार हो जाएगा। इन्होंने कम से कम 90-100 आदमियों से पैसे लिए 21,000 रुपये, जो कि इन्होंने सबको मेंबरशिप की पर्ची दे रखी है, लाइव मेंबर बनाए थे। उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप मेंबर बन गए हो और आपने हमारे से फोटो मंगवा लिए थे और एक कार्ड बनवाया था, जिससे कि कार्ड बनकर आया नहीं। फिर वहीं मामले में सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के कहने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। मामले में गहनता से जांच शुरू कर दी गई और जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। ये कुछ संजय कुमार नाम का व्यक्ति ने कंप्लेंट दी है, वो अभी हमें 2019 में जनता हॉस्पिटल की सदस्यता देने के लिए 21,000 रुपये का डोनेशन लिया था और बाद में जब चुनाव हुआ तो हमें पता लगा कि हमसे आजीवन सदस्य नहीं बनाए। उसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा होकर FIR रजिस्टर होगी। अभी कंप्लेंट में तो 100 के करीब लिख रखा है, लेकिन अब जांच का विषय है, किसी ने दिया क्या करेंगे निकालेंगे। वहीं अब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को अघोषित बिजली कटों और डाउन वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निजात दिलवाने के लिए बिजली विभाग हरकत में आया है। एक तरफ तो गर्मी के तेवर तीखे हैं, तो दूसरी तरफ आम जनता के सामने तपती गर्मी में अघोषित बिजली कट्स की समस्या आन पड़ी है। कुछ ऐसी तस्वीर अंबाला से सामने आई। 1 महीने से अंबाला वासियों को बिजली के अघोषित कट्स का सामना करना पड़ रहा है या फिर कम वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग हरकत में आया। विभाग अब ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों में लोड ज्यादा है वहां पर ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं कई इलाकों में नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह जहाँ पे ओवरलोडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए अंबाला सिटी में हमने 15 ट्रांसफार्मर ऑगमेंट किए हैं और 38 ट्रांसफार्मर आपके नए लगाए हैं, जिससे कि लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलेगा उनको। जैसे कैंट का हमने अगर लगाया जाए तो वहाँ पे गांधी नगर हो गया, पालम विहार हो गया, महेश नगर, वशिष्ठ नगर, दयाल बाग, अर्जुन नगर, ये एरियाज हैं जहाँ की हमने ये ट्रांसफार्मर लगाए हैं। वहीं मामले में बिजली विभाग के एससी वीके वरणवाल ने बताया कि पिछले दिनों आए तूफानों में हमारा काफी सिस्टम डैमेज हो गया था, जिसे अब पटरी पर लाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि पीछे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे विंड स्टॉर्म आए, इसकी वजह से हमारा काफ़ी डैमेज हो गया था। तो अभी रिसेंटली जो 10 तारीख को भी एक विंड स्टॉर्म नाइट में आया, उसमें इधर चौरमतपुर एरिया में हमारे करीब 250-300 पोल्स डैमेज हो गए, कुछ डीटीज भी हमारे डैमेज हुए थे। उसके रेफरेंस में रिगार्डिंग जहाँ तक पावर सप्लाई की बात है, वोल्टेज की बात है, उसके रेफरेंस में मैं बताना चाहूँगा कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 70 ट्रांसफार्मर हमने ऑगमेंट किए हैं और 91 ट्रांसफार्मर हमने नए लगाए हैं। और जहाँ तक अंबाला कैंट की बात है, अंबाला कैंट में हमने 40 ट्रांसफार्मर बड़ी कैपेसिटी के बदले हैं और करीब आपका 46 ट्रांसफार्मर जो हैं वो न्यू एडिशन किए हैं। और जो न्यू एडिशन है इसमें मैक्सिमम 100 kVA के ट्रांसफार्मर और 200 kVA के ट्रांसफार्मर हमने ऐड किए हैं। बहरहाल तूफान से हुए बिजली नुकसान की सप्लाई को ठीक किया जा रहा है। कई इलाकों में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक बनी रहे। लगातार बढ़ रहे सट्टे के कारोबार पर अब पुलिस नकेल कस रही है। सिरसा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ किया है जो YouTube चैनल बनाकर लोगों को सट्टे के नंबर देता था। हरियाणा में ऑनलाइन सट्टेबाजी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जब से सट्टेबाजी का ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी का खेल खेला जा रहा है। इंटरनेट के जमाने में अनेक YouTube चैनल सक्रिय हैं, जो तरह तरह की रोचक जानकारियां देकर लोगों को चंगुल में फंसाकर पैसे ऐंठते हैं। ऐसे में पुलिस ने सिरसा जिले के नाटूसरी चौकटा क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ किया है जो YouTube पर चैनल बनाकर लोगों को सट्टे का नंबर देता था और उनसे पैसे भी वसूला करता था। आरोपी का नाम सतबीर है, जिसने YouTube पर ऑल गेम बादशाह नाम से चैनल बनाया हुआ था, जिस पर वो रोजाना वीडियो डालकर लोगों को अगले दिन आने वाले सट्टे का नंबर तक बताता था। सीआईडी रिपोर्ट थी वो प्राप्त हुई थी, जिसकी मेरे द्वारा जांच की गई। उस जांच में ये पाया गया कि एक सतबीर सनो चुनीलाल नाथुश्री का है, नाथुश्री चोपड़ा रहने वाला। उसने ऑल गेम बादशाह के नाम से YouTube अपना चैनल बना रखा है। उस चैनल पे वो लोगों को अपना फ़ोन नंबर देता है और सट्टा के नंबर बताता है और कहता है कि आप ये नंबर लगाइए, मैं आपको नंबर बताऊंगा और आप मुझे 500 रुपये दीजिए और बाद में कमीशन दीजिए और आपका नंबर आ जाएगा सट्टे का। तो इस तरह उसने 5-6 हज़ार अपने फॉलोअर बना लिए थे। तो इसकी जाँच करी मैंने, तो ये ऑल गेम बादशाह ये पाया गया, जिस पर ये एक जो कि गैमलिंग एक्ट के तहत अपराध बढ़ता है। मामले में डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रिपोर्ट के बाद जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था, जिसके बाद मामले की जांच की गई और सतबीर सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में क्या खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा।
हरियाणा यूपी में सालों से जमीन को लेकर होता आ रहा विवाद अब जल्द खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत करनाल के बड़ी गांव से हुई है। खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुके हरियाणा यूपी सीमा विवाद का पिछले 50 साल से कोई समाधान नहीं निकल रहा, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकारें एक बार फिर इसके लिए कोशिश में जुट गई ताकि हर साल किसानों के बीच होने वाले विवाद का अंत हो सके। लेकिन अब ये विवाद जल्द खत्म होता नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत करनाल के बड़ी गांव से हुई। यूपी सीमा पर पड़ते बड़ी गांव में तेजी से पिलर लगाने का काम चल रहा है और इसी गांव के तर्ज पर राज्य के उन जिलों में भी पिलर लगाए जाएंगे जो यूपी से टच करते इलाके हैं, ताकि ये पता चल सके कि यूपी की जमीन कौन सी है और हरियाणा की कौन सी। पूरे हरियाणा में करनाल के बड़ी गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ जो लगभग पूरा हो गया है। तो आज की मीटिंग में तय हुआ कि जितने भी जो हमारे 5 जिले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें सोनीपत है, पानीपत है, फरीदाबाद है और पलवल है। वहाँ के डीसी, एडीसी, डीआरओ वो सारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने जो हमारे ज़िले का पायलट प्रोजेक्ट था उसके बारे में हम सबको बताया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसकी तर्ज पे अब सारे ज़िलों में ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा और जो हरियाणा यूपी बाउंड्री है हर जगह इस तरह के पिलर लगाए जाएंगे ताकि ये जो आपस में विवाद है लोगों का वो निपटाया जाए। करनाल जिले की सीमा में कुल 396 पिलर लगेंगे। यमुना नदी हर साल अपना जलमार्ग बदलती रहती है। पिलर लगाने के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा के मसले का हल आसानी से हो जाएगा और झगड़ेबाजी नहीं होगी। दूसरी तरफ काफी हिस्सा माइनिंग का भी आता है, जिसे लेकर लगातार झगड़ा होता है। इन पिलर्स के लगने के बाद वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बड़ी गांव पड़ता है करनाल तहसील में, वहाँ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें 20 पिलर लगने थे जो कि अभी लगाए जा रहे हैं। उनमें से 12 लगा दिए हैं, बाकी का कार्य प्रगति पे है। ये पिलर्स काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जैसे ज़मीन के अंदर 50 फीट गहरे इनकी फाउंडेशन और ज़मीन से ऊपर 20 फीट, यानी टोटल 70 फीट के पिलर हैं ताकि नदी में ज़्यादा पानी भी आए तो डैमेज ना हो और परमानेंटली निशान रहे कि हरियाणा किस साइड है और यूपी कितना है, किधर है। क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये देखने को आता था कि दोनों राज्यों के किसानों में आपस में झगड़ा होता था ज़मीन की मलकियत को लेकर, क्योंकि ज़मीन जो नदी है यमुना वो अपना जो कोर्स है वो बदलती रहती है, कभी एक तरफ से कभी, और इसमें जो काफ़ी कई बार तो सैकड़ों मीटर से इवन किलोमीटर्स का फ़र्क आ जाता है, तो किसानों में आपस में फिर झगड़ा होता था, इसलिए वो परमानेंट पिलर लगा रहे हैं। बहरहाल इस प्रोजेक्ट पर इसलिए काम किया जा रहा है ताकि सालों से हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच ज़मीनों को लेकर जो विवाद चलता आ रहा है अब वो ना हो। सिरसा में प्राइवेट अस्पताल की ओर से कोरोना से मरे मरीजों के आंकड़े को देरी से अस्पताल में बताने की जानकारी का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना महामारी में अस्पतालों की लापरवाही के कई मामले सामने आए थे। कहीं पर मरीजों से निर्धारित रेट से ज्यादा दाम वसूले गए तो कहीं मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती गई। अब एक और बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। कोरोना से मरने वाले मरीजों के आंकड़ों में छेड़खानी के आरोप लगे। ताजा मामला सिरसा से ही सामने आया, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों की ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली। आरोप है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों की ओर से मौतों के आंकड़े सिविल अस्पताल में नहीं दिए गए थे। इसकी शिकायत जब कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से की, तब जाकर सिविल अस्पताल को ऐसे अस्पतालों की हेराफेरी के बारे में पता चला। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में जिले के नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने क्या कहा, आप खुद जानिए। अभी हमारे पास कुछ लोग आए कि हमारी ये वेरिफिकेशन करनी है, हमारा एक पेशेंट था एक्सपायर हो गया। तो जब हमने अपने डाटा में उनको सर्च किया तो उसमें डाटा में हमें नहीं मिले ना। तो फिर हमने पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने जैसे बताया कि फलाना हॉस्पिटल में जैसे हम थे। तो फिर हमने बात की तो उन्होंने अपने रिपोर्ट से बताया कि जी हाँ हमारे पास पेशेंट एडमिट था, इसकी तो डेथ हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने सभी हॉस्पिटल्स को टेलीफोनिकली और ग्रुप पे उनको मैसेज डाला कि आज तक उनके हॉस्पिटल में जितने भी कोरोना मरीजों की डेथ हुई है सबकी सूचना तुरंत प्रभाव से हमारे पास भेजें। उस संदर्भ में उन्होंने फिर जो हमारे पास सूचना आई 8 ऐसे डेथ्स मिली जो कि पहले हो चुकी थी, कुछ अप्रैल मंथ की भी थी, कुछ मई मंथ की भी थी। तो इसलिए जो 2 दिन पहले जो बुलेटिन जारी हुआ था उसके अंदर जो 8 डेथ आई थी वो
पुराने पीरियड की थी, जो उनके चूक की वजह से, ठीक है, वो रह गई। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि जिले के सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल को रिपोर्ट भेज दी गई है और सीएमओ रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई करेंगे। हैं 4-5 हॉस्पिटल्स हैं, अभी एग्जैक्ट में मेरे को भी नाम ध्यान में नहीं आ रहे, तो अभी और उनसे दोबारा फिर से हमने लेटर भी, अभी भी कोई रह गया है तो दोबारा से, और जिन अस्पतालों से सूचना नहीं आई है अभी तक, उनको भी लिखा है ताकि मिलान हो सके। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि जिन अस्पताल ने इस तरह से देरी से डेटा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ प्रशासन करता है। पंचकुला के झूरीवाला में शहर का डंपिंग स्टेशन शिफ्ट किए जाने का विरोध हो रहा है। लोगों की मांग है कि इसे यहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। चारों तरफ कूड़े का ढेर और कूड़े में घूमते ये जानवर। इस कूड़े के पहाड़ से न जाने इस गंदगी में कितनी बीमारियां पनप रही होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसपास के लोग इससे बेहद परेशान हैं। तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 25 की, जहां झूरीवाला में शहर का डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट किए जाने को लेकर आसपास के लोगों में गुस्सा है। ये डंपिंग ग्राउंड रिहायशी एरिया के नजदीक होने के चलते लोगों की मांग है कि इसे यहाँ से हटाकर ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर 5 किलोमीटर तक कोई आबादी न हो। कुछ दिनों पहले इस डंपिंग ग्राउंड को शुरू कर दिया गया है और वहाँ पर कूड़ा करकट भी फेंका जा रहा है। हमारी सरकार से यह मांग है कि जल्द से जल्द ये जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है डंपिंग ग्राउंड को एक कोने से दूसरे कोने में लगाने का, इसे सरकार वापस ले और डंपिंग ग्राउंड को रेजिडेंस एरिया से, रिहायशी एरिया से बहुत दूर, 10 किलोमीटर दूर, पिछले कुछ सालों में डंपिंग ग्राउंड के कारण घग्गर पार सेक्टर के निवासियों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। कांग्रेस के पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने सरकार से मांग की ताकि इस डंपिंग ग्राउंड को कहीं और शिफ्ट किया जाए। 2018 में सरकार के द्वारा एक कमेटी अरेंज की गई थी जो हैदराबाद गई थी डंपिंग ग्राउंड देखने। वहाँ पे उनका एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया है। जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि हम यहाँ पे प्लांट बनाएंगे, वो प्लांट अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन वहाँ पे जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, डंप करना शुरू किया गया है। और हम ये सरकार से एक दरख्वास्त करेंगे, एक अनुरोध करेंगे कि इस फैसले को अपने वापस ले और डंपिंग ग्राउंड कम से कम 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए रिहायशी एरिया से, आसपास कहीं भी रिहायशी एरिया ना हो। डंपिंग स्टेशन से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि कब तक लोगों की समस्या का समाधान होता है।